आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान के जानी इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, मौसीक़ी हर दौर में शायकीन के लिए दिल बहलाने का सामान मुहैया करती रही। जब मौसीक़ी का जिक्र होता है तो एशिया के अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए नग़मों को हम ज़रूर याद करते हैं। ये नग़मे आज भी हर महफ़िल में गूंजते हैं। वैसे जब हम बात करेंगे रफ़ी साहब के गाए गीतों की तो इस मैदान में वही गुलकार कामयाब करार दिए जाते हैं जिन्हें सुनकर महसूस होता है कि ये आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ से मिलती जुलती है। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। ऐसे ही एक गुलकार मुंबई के रफ़ी हबीब हैं। तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। जिन्होंने रफ़ी साहब के गाए हर रंग के नग़मों को गाकर खूब दादो तहसीन हासिल की है। यही वजह है कि तकरीबन हर शहर में होने वाले म्यूज़िकल प्रोग्रामों में इनको ख़ास तौर पर मदऊ किया जाता है और वो अपनी दिल फरेब आवाज़ में नग़मे गाकर महफ़िल में एक नई जान डाल देते हैं। तो आइए आज हैदराबादी सितारे में मुंबई के जाने माने गुलकार रफ़ी हबीब से करते हैं ख़ास मुलाकात। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। हैदराबादी सितारे में आज आप आए, बड़ी खुशी हो रही है। आप अपने दिल की बातें बताने के लिए और कुछ अच्छे अच्छे नग़मे हमारे नाज़रीन को सुनाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ आज कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी, आने का मौका दिया, और सभी नाज़रीन को रफ़ी हबीब का आदाब। शुरुआत सिलसिले को हम यूँ बढ़ाएंगे जी कि आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़रूर बताइए। जी, मेरी फैमिली में मेरे फादर जो हैं वो बहुत अच्छे सिंगर हैं और बहुत अच्छे मकाम पे उन्होंने अपने गीत और संगीत को पेश किया है। बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया और उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले, राज कपूर साहब के हाथों, B.R. चोपड़ा जी के हाथों। तो जहाँ तक फैमिली बैकग्राउंड का सवाल है, मेरे फादर जो हैं वो म्यूज़िक में रह चुके हैं और वहीं से मुझे गाने की और संगीत की इंस्पिरेशन मिली। चलिए, अच्छी बात है जी। तो जब आपने अपने वालिद मोहतरम का जिक्र किया जी, तो वो किस सिंगर को बहुत ज़्यादा गाया करते हैं या फिर उनकी आवाज़ किस सिंगर से बहुत ज़्यादा मेल खाती है? जी, जी, उनकी भी आवाज़ रफ़ी साहब ही की आवाज़ से बहुत मिलती है और मेरे फादर भी रफ़ी साहब के ही गीत उन्होंने गाए और रफ़ी साहब के गीतों को गाकर ही उन्हें बहुत मकबूलियत मिली। तो मेरे फादर भी रफ़ी साहब के ही फ़ैन हैं, उन्हीं के गीत गाते हैं। मैं भी उन्हीं का फ़ैन हूँ और मैं भी रफ़ी साहब के ही गीत गाता हूँ। चलिए, जब आपने जिक्र किया कि आपने अपने वालिद मोहतरम को स्टेज परफॉर्मेंस करते हुए देखा, फिर उसके बाद वहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला, जी, तो क्या आप इकलौते फैमिली में सिंगर बने या फिर आपके भाई बहनों में कोई और भी इस संगीत फील्ड से वाबस्ता हुए हैं? नहीं, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि सिर्फ मैं ही अपनी फैमिली में ऐसा हूँ कि मेरे फादर से इंस्पायर होकर सिर्फ मैंने ही गाने की तरफ मेरा रुझान बढ़ा और फैमिली में किसी का नहीं। अच्छा जी। तो भाई, जब आप अपने वालिद साहब को गाते हुए देखते थे जी। तो क्या उम्र रही होगी
और फिर उसके बाद जो सिलसिला आगे बढ़ा वो किस तरह, हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, तो ऐसे हुआ कि मैं जब 3-4 साल का था, उसी वक्त से मुझे गाने का बहुत शौक़ था। और उस वक्त टेलीविज़न पे या रेडियो पे जहाँ भी मैं जो भी गीत सुनता था तो वो मैं ज़रूर गाता था, जो मुझे अच्छा लगता था। और फादर जब वो रियाज़ करते थे, जब वो अपने शोज़ की प्रैक्टिस करते थे, तो मैं उनको बड़े गौर से देखा करता था और मुझे लगता था कि मैं भी इनके जैसा ही बनूं, इनके जैसे ही मैं गीत गाऊं। और उस वक्त जब वो रिहर्सल करते थे, जब वो गाते थे, तो सिर्फ़ और सिर्फ रफ़ी साहब के ही गीत मेरे कानों पे पड़े। तो ये तासुर वहीं से बना और नेचुरली ये हुआ कि मैं रफ़ी साहब के गीतों की तरफ, उनकी आवाज़ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता चला गया और उन्हीं के गीतों से मैंने गाने की शुरुआत की। अच्छा जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप किस उम्र में पहली मरतबा स्टेज परफॉर्मेंस किया था, अगर आपको याद आता हो तो आप ज़रूर हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, जहाँ तक मुझे याद है मैं 6 साल का था जब मैंने पहली बार स्टेज पे गाया था। अच्छा। और वो गीत था, रफ़ी साहब की गज़ल थी एक, अच्छा। ये ना थी हमारी किस्मत के वसाले यार होता। अच्छा। तो वो मेरा पहला परफॉर्मेंस था स्टेज पे। अच्छा। जी, उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ता हाँ, गया। उसके बाद सिलसिला ऐसे बढ़ा के फिर लोकल रेडियो स्टेशन से मुझे गाने का ऑफ़र आया और जो भी फंक्शंस होते थे स्कूल में या हमारे शहर में कहीं भी अगर कोई ऐसा फंक्शन होता था जहाँ पर कोई म्यूज़िकल प्रोग्राम है, तो बहुत बार इस तरह होता था कि मुझे वहाँ बुलाया जाता था कि भाई ये बच्चा बहुत अच्छा गाता है, तो इसके भी 2-3 गीत हम ज़रूर इस प्रोग्राम में पेश करेंगे। तो वो प्यार और वो जो हिम्मत अफ़ज़ाई मुझे उस वक्त मिली, तो उसी वजह से ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। चलता रहा। चलिए, अच्छी बात है। जी, चलिए, मैं चाहता हूँ कि कोई और गीत रफ़ी साहब का गाया हुआ आप गुनगुनाएं। मैं आपको वो गीत सुनाता हूँ जो मैं सबसे पहला गीत जो मैंने रफ़ी साहब का सीखा था बचपन में, और वो था हमदम मेरे मान भी जाओ कहना मेरे प्यार का। बेशक सुनाइए। ये मेरा बहुत फेवरेट है। हमदम मेरे मान भी जाओ कहना मेरे प्यार का, अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, शुक्रिया। बहुत अच्छा। आप कॉपी करते हैं रफ़ी साहब को हूबहू, वही अंदाज, वही इमिटेट जो आवाज़ करते हैं। लेकिन रफ़ी हबीब साहब, जी, आपको कहीं कहीं ऐसा लगता है कि भाई जब आप रफ़ी साहब को इतना अच्छा गाते हैं तो दूसरे एंगल में, अगर एक तरफ से तो आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है और लगातार इंटरनेशनल लेवल पर आपके शोज़ काफ़ी मकबूल हो रहे हैं, आपकी आवाज़ को पसंद किया जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं दूसरे एंगल से अगर आप देखें तो देखिए, इस आवाज़ के माध्यम से शायद प्लेबैक सिंगिंग करने का मौका आपको आएगा या नहीं, थोड़ा सा आप अपने जाविये से बताइए, आपके तजुर्बे से बताइए। जी, देखिए जानी भाई, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि देखिए जब हम सिंगर बनते हैं तो आप किसी भी सिंगर की अगर आप उनका पास्ट आप देखेंगे तो शुरुआती दौर में हर सिंगर का कोई ना कोई आइडियल होता है और उनको देख के, उनको सुन के ही वो गाना गाते हैं, गाना शुरू करते हैं। और शुरुआती दौर में ये जो स्टेप्स होते हैं कि ये हर कलाकार किसी न किसी को सामने ज़रूर रखता है। तो इस तरह मैंने बचपन से आज तक रफ़ी साहब को ही सामने रखकर कि वो किस तरह गाते हैं, वो लफ्ज़ों को किस तरह बोलते हैं, या उनका गाने का अंदाज़ कितना खूबसूरत है। जब वो रोमांटिक गीत को गाते हैं तो कितनी खूबसूरत अंदाज में गाते हैं। अच्छा। जब वो सैड सॉन्ग गाते हैं तो वो कितना उसमें किस तरह से दर्द पैदा करते हैं। जी,
फीलिंग्स इंपॉर्टेंट होती जी है जो जी। सिंगिंग में। तो जहाँ जहाँ कुछ लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ आवाज़ की नकल है, लेकिन आप देखिए कि आवाज़ आवाज़ की नकल के साथ साथ एक सिंगर गाना भी सीखता है अपने आइडियल से। वो ये भी सीखता है कि मैं दर्द भरे गीत किस तरह से गाऊं, मैं आवाज़ को ऊंचा किस तरह से लेके जाऊं, मैं अल्फाज को किस तरह से बोलूं, मैं गाने में फीलिंग्स किस तरह से पैदा करूं। तो ये लर्निंग ऑटोमेटिकली होता है। और जहाँ तक आपने बताया कि प्लेबैक सिंगिंग, अगर इसी सिलसिले से अगर कोई मौका मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसमें मैंने जो कुछ आज तक सीखा है, जैसे मैंने क्लासिकल म्यूज़िक भी सीखा है और गाने को बहुत स्टडी किया है, तो जो भी मेरी समझ से मैंने जो कुछ सीखा है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि अगर मुझे प्लेबैक का मौका मिला तो मैं उसमें कुछ नयापन पैदा करने की कोशिश करूं और अपनी भी पहचान उसमें मैं बनाऊं। लेकिन हर उस सिंगर को जो किसी को फॉलो करता है, उसको अपनी पहचान बनाने के लिए एक मुनासिब मौके की ज़रूरत होती है, एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है। सही बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस दिन ऐसा मौका आया या अगर ये हुआ तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसमें अपना 100% दूं और उसको कुछ इस तरह से गाने की कोशिश करूं कि फिर मेरी भी अपनी पहचान एक बनने की शुरुआत वहाँ से हो। पशेमा हो के रोए तू हंसी को तरसे। चलिए, जब आप इतना अच्छा खूबसूरत गाते हैं जी, जैसा आपने बताया, फ़न की बारीकियाँ, आवाज़ की बारीकियाँ, तो एक सवाल यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि एक दौर था जब आवाज़ मकबूल होने का ज़रिया बनती थी, लेकिन जब से टेलीविज़न ने हमारी ज़िंदगियों में जगह बनाई है जी, जी, और रियलिटी शोज़ की वजह से नए नए गुलकार, नया नया टैलेंट सामने आ रहा है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है। मैं हर चीज़ को एक पॉजिटिव एंगल से देखता हूँ कि आप देखिए कि अपॉर्चुनिटीज़ पहले बहुत कम हुआ करते थे। आज हर अच्छे कलाकार को अपनी कला अच्छे प्लेटफॉर्म पे पेश करने का और एक ही वक्त में कई लोगों के सामने अपनी आवाज़ को पहुंचाने का आज जो मौका आज सिंगर्स को और आर्टिस्ट्स को मिल रहा है, शायद ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसी की वजह से मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में हमको बहुत अच्छे आर्टिस्ट जो शायद कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाते, वो ज़रूर आएंगे। तो ये सिलसिला बहुत ही अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यंग जनरेशन को, सिंगर्स को, और नई आवाज़ें सामने आ रही हैं, नए गाने के अंदाज सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा म्यूज़िक और ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है और ज़्यादा उसका एक वो वसी होता जा रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिव बात है। नहीं, लेकिन देखिए, आपने जिस तरह बताया कि भाई नई आवाज़ें आ रही हैं, जी, नया टैलेंट उभर के आ रहा है, जी। क्या इंडस्ट्री में इतनी जगह है ये लोग जो खपत हो सकें, या फिर इनको कहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा, ये अपना खुद का नाम बना पाएंगे? क्योंकि देखिए, हम जब से देखिए जो लेजेंड्स हमारे सिंगर को खो दिए हैं, रफ़ी साहब, किशोर दा या मुकेश जी, उसके बाद चंद एक सिंगर ने अपना नाम पैदा किया, अपना नाम बनाया। सही बात है। उसके बाद जो भी प्लेबैक सिंगर आता है या जो भी सिंगर आता है, वो 2-4 गानों की हद तक, उसके बाद वो गुमनामी के अंधेरे में जाता है। तो ये खपत कहाँ होगी, आप क्या मानते हैं? अच्छा, नहीं, बड़े देखिए, अब आप तो आपका हर सवाल मुझे एक बहुत इतना अच्छा लग रहा है, और एक से बढ़कर एक आपके जो सवाल इस तरह से हैं कि ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। मैं आपसे कहूँगा, देखिए, पहले के दौर में और आज के दौर में फ़र्क ये है कि पहले इस बात को बहुत अहमियत दी जाती थी कि जो प्लेबैक सिंगर है उनकी आवाज़ हीरो
के लिपसिंग से मैच हो या उनके चेहरे पर उनकी आवाज़ मैच हो। लेकिन आज ऐसा कोई नहीं सोचता। आज शायद ज़्यादा इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि एक गाने में कितनी गायकी हो, उसका अंदाज़ या तो सूफ़ी किस तरह से हो या फिर उसमें कुछ क्लासिकल क्लासिकल शामिल कर दिया जाए, क्लासिकल का रंग जी हो। जी रंग हो। तो ऐसा होने की वजह से वो गाने रिलेट शायद लोग कम रिलेट कर पा रहे हैं। और कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी कभी किसी को मिल रही है, कभी किसी को मिल रही है। लोग अलग अलग सुनना चाहते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स आज अलग अलग आवाज़ों को मौका देना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भी अगर कोई सिंगर एक एक्सीलेंट आवाज़ लेकर आता है, अगर वो गाने की समझ लेकर आता है और अगर उसने सीखा है, तो डेफिनेटली वो लॉन्ग करियर आज भी हो सकता है और आज भी कोई सिंगर ज़रूर इस्टेब्लिश हो सकता है। तो बात ये शायद मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे हैं तो कमी उनमें है। लेकिन म्यूज़िक एक ऐसा समंदर है जिसके पास देने के लिए हर किसी के लिए बहुत कुछ है। लेकिन जितना जिसकी जितनी सकत, हाँ, और जितनी प्यास होगी, जितनी कोशिश होगी, उसको उतना मिलेगा। अच्छा जी, आप ये मानते हैं? जी जी जी। लेकिन जैसा आपने बताया कि भाई पिछले दौर में जो गीत हुआ करते थे वो हीरो से लिपसिंग या फिर उन्हीं के अंदाज को फॉलो करते हुए प्लेबैक सिंगर जी गाते थे। जी। तो आज के सिंगर को आप क्या मानते हैं? क्या उनकी आवाज़ में वो लोच नहीं है या फिर वो उस तरह का गाना नहीं गा रहे हैं? आप क्या समझते हैं? देखिए, आजकल के सिंगर्स बहुत एक्सीलेंट गा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक प्लेबैक सिंगिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो शायद आज ख़त्म हो चुका है या बहुत कम हो चुका है। आप देखिए कि 90s तक भी जब सोनू निगम, उदित नारायण और कुमार सानू गाया करते थे, तब तक भी प्लेबैक सिंगिंग का जो कॉन्सेप्ट है या जो तसव्वुर है वो ज़िंदा था। लेकिन आज बहुत एक्सीलेंट गाने बन रहे हैं और उसमें कुछ इतना नई तैयारी करके सिंगर्स गा रहे हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर भी अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से कंपोज कर रहे हैं, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत कम हो चुका है आजकल। चलिए, बहुत सारी हम बातें करेंगे जी। क्योंकि अगर आपकी गुफ्तगू का बड़ा ही निराला अंदाज है, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू आप कर रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे ऑडियंस के लिए कुछ और गीत जो रफ़ी साहब का गाया हुआ वो आप ज़रूर सुनाएं। देखिए, रफ़ी साहब का एक बहुत मकबूल गीत है और बॉलीवुड के सबसे फेमस गीत का भी अवार्ड दिया जा चुका है, तो मैं उस गीत की 2 लाइन्स मैं गाना चाहूँगा। ज़रूर। वो गीत है, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। वाह वाह, क्या बात है। जी, शुक्रिया। ये तो हर महफिल की जान होता है गाना, है जी, ना? जी। शुरुआत इसी से होती है, शायद आपको याद आता हो तो। जी बेशक। बहुत, मैं समझता हूँ शायद बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनकी शुरुआत आज भी इसी गीत से होती है। या फिर रफ़ी साहब का ही एक गाना, आने से उसके आए बहार। तो मैं चाहता हूँ उसके भी 2 लाइन। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। क्या बात है।
चलिए रफ़ी हबीब साहब, जी। आप काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं हमारे नाजरीन को, बहुत अच्छे अच्छे नगमे सुना रहे हैं। शुक्रिया। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोकता हूँ। जी। तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं मुंबई के जाने माने गुलकार रफ़ी हबीब साहब से, जिन्होंने ब्रेक से पहले हमें बहुत सारी शुरुआती दौर की बातें हमें बताई और बहुत अच्छे अच्छे आपने तजुर्बे के हिसाब से बातें की। चलिए हम जो अगला सवाल जानना चाहेंगे वो ये कि आपने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे शोज़ पेश किए, अपनी आवाज़ का जादू जगाया है। तो ऑडियंस के बारे में हम जानना चाहेंगे कि जो आप इंडिया लेवल पर तो शोज़ करते हैं, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं अब्रॉड या फिर यूएस वगैरह के लिए, तो वहाँ की ऑडियंस में और यहाँ की ऑडियंस में कितना फ़र्क आप महसूस करते हैं? जी, मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब आप फॉरेन कंट्रीज़ जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि वहाँ ऐसे हिंदुस्तानी लोग आपको मिलते हैं जो एक दूसरे कल्चर में रह के जिनका अपने कल्चर से प्यार और बढ़ गया है। अच्छा। दूसरी तरह का म्यूज़िक सुन के अपने म्यूज़िक के प्रति उनका प्यार और बढ़ गया है। तो वो जो रिस्पॉन्स वहाँ जो हमें मिलता है, जो प्यार मिलता है, और हर आर्टिस्ट को, हर सिंगर को, वो बहुत ही स्पेशल है। और जितनी जुस्तजू से, जितनी उत्सुकता से वो लोग फरमाइश करते हैं, हर गीत को जिस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, तो मोस्टली मैं मानता हूँ और शायद हमारे सभी आर्टिस्ट भी यही समझ होगी कि जब भी हम फॉरेन कंट्रीज़ में परफॉर्म करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑडियंस तो वही होती है जो इंडियंस हैं और उन कंट्रीज़ में रहते हैं, और फिर कुछ वहाँ के भी लोकल्स होते हैं। लेकिन जो प्यार, जो खातिर वहाँ आर्टिस्ट की होती है, वो एक बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस है। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे भी मौका मिलता है कि हिंदुस्तान के साथ साथ अब मुझे बाहर की कंट्रीज़ में भी जाने का मौका मिल रहा है, वहाँ के लोगों से जुड़ने का। तो और आप तो जानते हैं, क्योंकि आप भी म्यूज़िक समझते हैं और आप भी एक आर्टिस्ट हैं, तो संगीत एक ऐसी चीज़ है जो दिलों को जोड़ती है। बेशक। और संगीत के लिए, म्यूज़िक के लिए किसी लैंग्वेज की, किसी कल्चर की, या किसी भी, शायद यही एक ऐसी चीज़ है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। बेशक। और इसकी कोई ज़बान नहीं, इस पे कोई रोक नहीं, ना ही इसका कोई रंग है, ना ही इसकी कोई कहते हैं ना कि भाई ये ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल खालिस है और ये लोगों को जोड़ती है। सही बात। तो इसी तरह से सिलसिला चल रहा है और मैं दुआ करता हूँ कि इसी तरह चलता रहे। बेशक जी। हम भी यही चाहेंगे कि आप दुनिया भर के लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ के ज़रिए बहुत ज़्यादा मुतासिर करें, उन लोगों के दिलों में जुड़े रहें। आमीन। है ना। तो चलिए, आप जब यूएस की बात करें तो कोई एक नगमा जो वहाँ की ऑडियंस ने आपको बहुत ज़्यादा इसरार किया कि भाई ये गाना होना चाहिए आज के इस प्रोग्राम में? एक गीत है जो बहुत रिलेट करता है। जब भी रफ़ी साहब का शो लेके हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं
तो एक गीत है जो हर प्रोग्राम में होता है, और इस गीत को रफ़ी साहब भी अपने हर फॉरेन शो में गाया करते थे। उसकी मैं आपको कुछ लाइन सुनाता हूँ। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जोड़ लिए तो फिर तोड़े नहीं जाते। ये नाते, ये नाते, ये नाते दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। क्या बात है, बहुत खूब, शुक्रिया। बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने गाया। लेकिन शुक्रिया। देखिए, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा जी। रफ़ी साहब, क्योंकि रफ़ी हबीब साहब, वो ये कि आज के इस मशीनी दौर में जी। हर किस्म की तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। जी। -1 यानी ट्रैक म्यूज़िक जिसे हम कह पाते हैं, उसका चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे मैंने कहा कि हर नए चेंज को हम आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी ने बहुत ही पॉजिटिवली लेना चाहिए। तो कराओके म्यूज़िक या ट्रैक म्यूज़िक जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसका मकसद ये था कि जिन लोगों को गाने की चाहत है लेकिन जो स्टेज पे जाकर नहीं गा पाते, वो अपने घर में कराओके म्यूज़िक लगा के उसके साथ गाएं, और जो उनकी गाने की इच्छा है वो पूरी हो, और वो अपने लेजर टाइम में कुछ एंटरटेनमेंट करें। तो ये हो रहा है, और इसमें से कुछ नए नए सिंगर्स भी कुछ ऐसे हैं जो उभर रहे हैं, जो पहले कभी स्टेज पे नहीं आते थे, अब कराओके म्यूज़िक पे गा के, महफिलों में गा के जब उनकी हिम्मत अफजाई होती है तो फिर वो भी स्टेज पे परफॉर्म करने आमदा हो जी रहे जी हैं। जी। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा रुझान ट्रैक म्यूज़िक की वजह से आया है लोगों में, और म्यूज़िक का शौक़ और बढ़ा है। आप देखिए, पहले के मुकाबले जो पार्टिसिपेशन है म्यूज़िक में वो बहुत बड़ा है, लोगों का जो इंटरेस्ट है। और आज हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं कि किस तरह से लोग म्यूज़िक की तरफ बहुत ज़्यादा म्यूज़िक से जुड़ते जा रहे हैं। तो उसमें ट्रैक म्यूज़िक ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया है, क्योंकि जब कोई चीज़ आपके इंटरेस्ट की बन जाती है तो आप उससे ज़्यादा रिलेट करने लग जाते हैं। जब आप ख़ुद गा रहे हैं या आप म्यूज़िक को थोड़ा समझने लगे हैं तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ से रिलेट करते हैं, और ऐसा करने से उस चीज़ की जो उसका भी प्रोपगेशन होता है। तो म्यूज़िक का जो चलन है कराओके म्यूज़िक की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ा है इंडिया में। नहीं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जब से -1 यानी कराओके ने जी अपनी बागडोर संभाल ली है, जी जी तो नए नए सिंगर्स तो दे दिए हैं, जी जी लेकिन इस टैलेंट के पीछे जी कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जी जो अपने आप को बहुत बड़ा सिंगर मान रहे हैं, क्योंकि म्यूज़िक इतना डोमिनेट कर रहा है। हाँ। वो गा रहे हैं तो वो समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा सिंगर बन गया है। आपको क्या लगता है, कहीं कहीं इससे नुकसानात भी हुए हैं? मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसा समझता है तो ये उस इंसान, शायद वो अभी इस लेवल तक नहीं है कि वो समझ सके कि म्यूज़िक है क्या में, हाँ, और ये कितना बड़ा समंदर है, यहाँ पे कितने लोगों ने कितनी मेहनत की है, कितना अच्छा लोग गा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा वही इंसान सोचेगा, अगर कोई इस तरह से सोचता है कि वो सबसे ज़्यादा बेहतर गाता है या वो बहुत
बहुत ही एक्सीलेंट हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि उनका म्यूज़िक का नॉलेज बहुत कम है। जब वो नॉलेज बढ़ जाएगा तो उनका ये जो थॉट है वो भी बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन एक बात है रफ़ी हबीब साहब, जी। जब आपने म्यूज़िक का जिक्र किया जी तो जैसे ही ट्रैक म्यूज़िक आ गया जी। तो अभी जो लोगों का रुझान है, जो सिंगर बनना चाहते हैं, वो म्यूज़िक या पेठी बजाना या फिर तानपुरा लेकर रियाज करना, ये सारी चीज़ें तो भूल जाएंगे। ये बहुत आपने बहुत अच्छी बात की, ये बहुत अच्छी बात की आपने। जी देखिए, ये हो रहा है और मुझे लगता है कि इस बात का अवेयरनेस जो लोग म्यूज़िक सिखाते हैं, जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, उन्होंने लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने म्यूज़िक नहीं सीखा, सुर नहीं सीखा और बस आपने कराओके म्यूज़िक लगाया और गाने की शुरुआत कर दी। तो ये बात तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसा भी हो रहा है कि बिल्कुल हो रहा है जी कि कराओके म्यूज़िक आने की वजह से लोग सीखना नहीं चाहते, लोग गाना चाहते हैं, वो परफॉर्म करना चाहते हैं। लेकिन तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को म्यूज़िक सर्कल्स में एजुकेट करना चाहिए। इस तरह के कुछ मुझे लगता है कि एक एजुकेशनल डेमोन्स्ट्रेशंस या ऐसे कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स बनाने चाहिए जहाँ पर लोगों को एजुकेट किया जाए कि गाना गाने के लिए गाना सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा बदलाव इससे या कुछ समझ हम लोगों को दे सकते हैं और एक अच्छा थॉट, एक सही थॉट उनको हम उन तक पहुंचा सकते हैं। ये तो आपका नज़रिया है जी लेकिन जो आदमी बना हुआ संगीत मिल रहा है जी। और बना हुआ आपको ट्रैक मिल रहा है, हाँ हाँ। तो वो मेहनत कर पाएगा, आपको लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल इस बात का मैं बिल्कुल सच्चा जवाब दूंगा कि मुझे नहीं लगता कि अगर किसी ने म्यूज़िक सीखा नहीं है या उसने कभी गाया नहीं है और अगर वो डायरेक्टली कराओके म्यूज़िक के साथ गाना शुरू कर दे तो उसकी अपनी गलतियाँ या जो कमियाँ हैं वो कभी नहीं समझ पाएगा और शायद कुछ उसके अपने चाहने वाले उसके सर्कल्स में अगर उसको पसंद करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं तो शायद फिर ये एक ऐसी चीज़ होगी जहाँ से कोई अच्छी बात नहीं निकल के आएगी। एक एप्रिसिएशन हो जाना का मतलब ये नहीं होता कि आपको गाना आ गया। गाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे पहले ज़माने में ये होता था कि अगर कोई इरादा करता था कि उसे गाना गाना है तो उसको ये बताया जाता था कि अरे ये इतना आसान काम नहीं है। और आज भी संगीत वही है कि जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप वो मुश्किल रास्ते से नहीं गुजरेंगे तो गाना सीख पाना या गा पाना ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान है कि आपने कराओके म्यूज़िक लगाया और गाना शुरू कर दिया। सही बात। तो ये थॉट, और आज मैं बहुत मुझे खुशी हुई कि आपने इस बात को आपने अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों तक आज ये बात पहुंचाई। तो मैं हमारी ऑडियंस को भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप गाना गाएं, अगर आपको म्यूज़िक से लगाव है, आपको अगर संगीत में आपकी रुचि है, तो सबसे पहला काम आप ये करें कि आप किसी अच्छे से गुरु को जो सर्टिफाइड हैं, जिन्होंने म्यूज़िक में एक कोई पदवी उन्होंने ली है, ऐसे किसी गुरु से आप पहले संगीत सीखें और उसके बाद आप गाना शुरू करें। तो आपके गाने में भी वो बात होगी, आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और फिर जो काम आप कर रहे हैं आपको भी ये हमेशा पता रहेगा कि हाँ आपने एक सही रास्ता चुना है, आपने सीखा है और उसके बाद आपने गाया है। सही बात है। चलिए मैं चाहता हूँ कि गाइड फिल्म का वो गीत जी, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे अरे प्यार। वाह वाह वाह। क्या से क्या हो गया
बेवफा तेरे प्यार में चाह क्या क्या मिला, बेवफा तेरे प्यार में। क्या बात है। चलिए एक सवाल मैं जानना चाहूँगा हमारे रफ़ी हबीब साहब के, आजकल गुलकार को आवाज़ के साथ साथ फिज़िकल अपीयरेंस जी। कितना इम्पोर्टेंट रहेगा? मुझे लगता है कि आज के ज़माने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर सिंगर, और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अगर आप इजाज़त दें तो मैं नाम लेना चाहूँगा कि जैसे कुछ सिंगर्स हैं, सोनू निगम हैं, जावेद अली हैं या उदित नारायण जी। आप इनको देखिए कि न सिर्फ ये बहुत अच्छा गाते हैं बल्कि इन्होंने नए ज़माने के हिसाब से एक सिंगर की इमेज को चेंज किया है। पहले ये होता था कि एक सिंगर की जब बात होती थी तो आपके ख़्याल में एक बहुत ही एक सिंसियर इंसान जो कुर्ता पहने हुए और बहुत ही सादा जो दिखते हैं और वो बहुत अच्छा गाते हैं, यूजुअली ये एक सिंगर की छवि थी। लेकिन आज एक नए ज़माने में आप कह लीजिए कि कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जिनके मैंने नाम लिए, और भी कुछ नाम आते हैं, उसके अलावा भी जुबिन नौटियाल है, जुबिन नौटियाल को देख लीजिए आप, आतिफ असलम को देख लीजिए, बिल्कुल, तो शान को देखिए कि इन लोगों ने एक सिंगर की एक हीरोइक इमेज एक बनाई है जो कि लोगों ने एक्सेप्ट की है। तो जब अब ये नज़रिया बदल चुका है, अब लोग चाहते हैं कि एक सिंगर बहुत अच्छा गाए और वो बहुत अच्छा, वो एक हीरो जैसा उसका अपीयरेंस हो, वो परफॉर्म करे, वो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए स्टेज पे अपनी परफॉर्मेंस के दौरान वो कुछ डांस करे, कुछ स्टेप्स करे, वो तो ये हो रहा है। ये नज़रिया तो बदला है, बिल्कुल सही कहा आपने कि आज एक सिंगर की इमेज किसी हीरो से या किसी एक्टर से कम नहीं। सही बात है। तो लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि भाई आजकल गाना सुना नहीं बल्कि देखा भी जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने कि आजकल गाना सिर्फ सुना नहीं जा रहा बल्कि देखा भी जा रहा है। ये बहुत सही कहा आपने, बहुत बड़ी बात है कि भाई जी। तो ये चीज़ों को फिर मैं फिर से एक बात आपसे कहूँगा कि मैं ये भी एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है तो एक जो सेटिस्फैक्शन का लोगों का जो नज़रिया है या जो पैमाना है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि अगर आज लोगों को ऐसा लगता है कि वो गाना सुनना भी चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं, तो शायद एक आर्टिस्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो इस एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करे। सही बात है। एक चीज़ मैं, क्योंकि वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि बहुत सारी गुफ्तगू की जा सके जी, लेकिन एक सवाल ये है कि भाई रफ़ी हबीब साहब, जिस तरह आपको फैमिली में जी, जिस तरह आपने वालिद मोहतरम को देख देख कर गाना सीखा, जी, फिर आप एक अच्छा सा नाम जो स्टेज की दुनिया में हो गया, जी, फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह सरवाइव किया और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आए आपकी झोली में। जी, कुछ एक सिंगर आता है जो अपनी आवाज़ रखता है लेकिन उसको कहीं कहीं मौका मिलता है और कहीं कहीं प्रोग्राम होते हैं, कभी नहीं होते हैं। उन सिंगरों के लिए आपका पैगाम क्या रहेगा जिनका नाम नहीं होता? देखिए बेसिकली देखिए सिंगिंग में तो बहुत हर कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहता है, जी। लेकिन किसी को नाम नहीं मिलता, वो पोजीशन नहीं मिलता, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए ये बहुत मुश्किल सवाल है और मैं नहीं कहूँगा कि इसका 100% सही आंसर मैं आपको दे पाऊँगा, लेकिन मेरी राय में यह है कि अगर आप एक अच्छे सिंगर हैं लेकिन आपको अच्छा मौका नहीं मिल रहा है तो
ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने संगीत को इस नज़रिए से जज करते हैं कि अगर मौका मिलेगा तो ही आप एक अच्छे कलाकार हैं, या आपको बस अच्छे से अच्छा अपनी कला में आपको और उसको निखारना है और उसमें अपना दिल, अपना सब कुछ उसमें समर्पित करना है। और मैं तो कहूँगा कि ये एक ऐसी चीज़ है कि इंसान ने संगीत में अपना 100% दे के, जहाँ तक अपॉर्चुनिटी का सवाल है, इसको बिल्कुल किस्मत पे छोड़ देना चाहिए कि अगर उसकी किस्मत में है तो उसको ज़रूर ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अगर नहीं है तो इसमें भी कोई बुरा मानने की या वो एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है उनके लिए। शायद वो किसी न किसी तरह अपने, जैसे हमने इससे पहले बात की कि आज यूट्यूब चैनल्स, आज समझिए अगर मैं एक ऐसा सिंगर हूँ कि मुझे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो मुझे ये करना चाहिए कि मुझे अपने गीतों को, जो भी मैं गाता हूँ, उसको इस तरह से यूट्यूब चैनल के माध्यम तो से, सोशल मीडिया के जरिए इस तरह से लोगों के सामने लाना चाहिए। और अगर लोगों के सामने अच्छा संगीत आएगा तो फिर ज़रूर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। तो अपॉर्चुनिटीज़ कभी भी आपके टैलेंट को जज नहीं करती। ऐसा कभी नहीं होता कि जिसको अपॉर्चुनिटी मिली वही अच्छा सिंगर है या वही कामयाब है। तो कामयाबी का ये पैमाना नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि, मैं समझता हूँ कि हर आर्टिस्ट ने इस चीज़ को बहुत मैच्योरिटी से लेना चाहिए। नहीं, लेकिन आपने बताया कि भाई जी इतना टाइम जी जब आप लेते हैं, जी जैसा आपने बताया कि भाई आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जी थोड़ा सा सब्र करें, जी, उसके बाद फिर आप सोशल मीडिया से जुड़ने की कोशिश करें, हाँ, तो उस बीच आपको सरवाइव करने का भी एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाता है। जिस तरह शोज़ नहीं मिलते, रेगुलर शो हमारे आर्टिस्ट की ज़िंदगी में जिसका नाम नहीं होता, बस काम चलाओ शोज़ होते हैं, तब वो कलाकार क्या करें? देखिए ये तो और ज़्यादा मुश्किल सवाल मैं कहूँगा और बहुत अहम सवाल है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो भी सिंगर्स हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि आज अपॉर्चुनिटी अगर नहीं मिल रही है और अगर उनके सर्वाइवल का कुछ प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली उनको फॉर टाइम बीइंग मैं कहूँगा कि वो कुछ ऐसा कोई जॉब या साइड बिजनेस करें जहाँ से उनका सर्वाइवल चलता रहे। लेकिन उनको म्यूज़िक में नहीं हार माननी चाहिए, क्योंकि जैसे कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। और एक बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर है हमारे, अन्नू मलिक, उन्होंने एक बार कहा था, जो बात मुझे बहुत पसंद आई थी। उन्होंने कहा था कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जिस कदम पे आप हार मानते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि अगले कदम पे किस्मत आपका इंतज़ार कर रही होती है। तो बिल्कुल हार नहीं माननी चाहिए। अगर सर्वाइवल का प्रॉब्लम है तो आप फॉर टाइम बिंग कोई साइड बिजनेस करें, लेकिन बस लगे रहें और सच्चे दिल से मेहनत करें। एक ना एक दिन अगर आपकी कला सच्ची है, अगर आपकी जुस्तजू सच्ची है, तो आपको ज़रूर 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 कामयाबी मिलेगी। बेशक। जी, चलिए आखिर में हमारे नाजरीन को क्या सुनाना चाहेंगे आप? मैं कुछ बोलना भी चाहूँगा, 2 लाइंस, और फिर कुछ सुनाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मैं आज ये अपने ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब सिर्फ़ एक सिंगर नहीं है। अगर आपको वक्त मिले तो आप उनकी शख्सियत के बारे में कुछ स्टडी कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि वो कितने अच्छे इंसान थे। उन्होंने किस तरह से एक सिंगर बन के भी उन्होंने किस तरह से दिखाया कि एक अच्छा इंसान किस तरह होता है, या एक कामयाब इंसान किस तरह बनता है, उसमें कितनी अच्छाइयाँ होती हैं, कितने सेक्रीफाइसेस होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी हर आर्टिस्ट के लिए एक मिसाली नमूना है। तो ऐसे बहुत प्यारे हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब, जिनके बारे में आज हमने बहुत बातें की, मेरी तो जो भी पहचान है आज उन्हीं के गीतों से है, उनके गीतों को गा गा कर है। वो इतने मकबूल हैं कि आज उनकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है।
तो उन्हीं के गीत से आज मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं उनकी एक और गीत के कुछ 2 लाइंस हम सब के लिए गाऊं, जो बहुत मीनिंगफुल सॉन्ग है, मुझे अभी याद आ रहा है। कैसे कोई जाने भला ख्वाबों की ताबीर, आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। क्या बात है। तो बहरहाल आप आए, इतना वक्त दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हमारे नाजरीन को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जानी भाई। मैं तहे दिल से आपका, आपकी सारी टीम का, आपके स्टूडियो का, इस प्रोग्राम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। मुझे बहुत खुशी है कि आज आपसे बात करने का मौका मिला और आपके ज़रिए इतने सारे नाजरीन से जुड़ने का मौका मिला, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।